हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाई एन के चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो अपना वीडियो है उसमें अपन विद्युत क्षेत्र से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इसके अंदर आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिखाई देगा और आप पहले 10 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अपना आंसर बताएंगे। उसके बाद उसका जो सही उत्तर है उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, इसमें अपना पहला क्वेश्चन है, देखिए, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या है? बताएं। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी आपको दिखाई दे रहा है। निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या है? विद्युतशीलता किसी भी पदार्थ की हो, चाहे निर्वात की हो या किसी पदार्थ की हो, मात्रक तो एक ही रहेगा। आप लोगों ने इसके अंदर कूलाम का नियम पढ़ा है, F इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास इस के अंदर अपन लिखते हैं, के की वैल्यू आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो याद करिए आप वहाँ पे, तो के की जो वैल्यू आएगी, के की जो यूनिट आएगी उसकी अपोजिट यूनिट होती है एप्सिलॉन नॉट की। अपने को यहाँ पे निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक पूछा है, तो कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। परावैद्युतांक का मात्रक बताइए। परावैद्युतांक का मात्रक बताइए। परावैद्युतांक का क्या मात्रक होता है? बताएं, देखें। तो परावैद्युतांक एक मात्रकहीन राशि है। परावैद्युतांक मात्रकहीन राशि है। परावैद्युतांक का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि परावैद्युतांक दो विद्युतशीलताओं का अनुपात होता है। इसमें आप लोग पढ़ते हैं एप्सिलॉन आर, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों विद्युतशीलताएं हैं, दोनों के मात्रक एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए जो परावैद्युतांक है वो आपका एक मात्रकहीन राशि है। चलिए, धातु या चालकों का परावैद्युतांक कितना होता है? धातु या चालकों का परावैद्युतांक कितना होता है? बताएं। परावैद्युतांक की वैल्यू कितनी होती है धातु में, चालकों में? पहला ऑप्शन आपका है 0, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है अनंत और डी ऑप्शन है 1 से 5 के मध्य। तो आप लोग जानते हैं कि जो परावैद्युतांक होता है, परावैद्युतांक की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? परावैद्युतांक की जो आपकी वैल्यू होती है वो 1 से शुरू होकर के और इन्फिनिटी तक होती है। 1 से कम नहीं होती है और इन्फिनिटी से अधिक नहीं हो सकती है। एक परावैद्युतांक किसका होता है? एक परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो 1 है वो आपकी निर्वात की होती है। निर्वात की परावैद्युतांक होता है। ठीक है, बात अपन कर रहे हैं यहाँ पे किसका? धातुओं का। तो धातुओं का जो परावैद्युतांक है उसकी वैल्यू आपके पास होती है अनंत। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे धातुओं के परावैद्युतांक के अंदर? आपका ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, अनंत इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है? आवेश, आवेश का सामान्य मात्रक आप लोगों ने कूलाम पढ़ा है। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आवेश का सबसे छोटा मात्रक पूछा आपसे। आवेश का सबसे छोटा मात्रक, ध्यान दें, सबसे छोटा मात्रक आपसे पूछा गया। सबसे छोटा मात्रक क्या हो जाएगा? तो सबसे छोटा मात्रक आपका होता है स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम, और इसकी जो खोज है वो जिस वैज्ञानिक ने करी थी उसी के आधार पर इसका नाम दिया गया है, फ्रैंकलिन। तो 1 कूलम इज इक्वल्स टू जो वैल्यू होती है, 1 कूलम इज इक्वल्स टू वैल्यू होती है 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन। 1 कूलम इक्वल्स टू 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन। इसे स्टेट कूलम भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आवेश की सबसे छोटी वैल्यू होती है। तो चलिए, इसमें आपके पास ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि सर सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी? तो आवेश की जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो आपकी रहती है फैराडे। ठीक है, ध्यान देना, फैराडे, फैरड एक धारिता की यूनिट होती है, लेकिन फैराडे जो है वो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। और एक फैराडे की जो वैल्यू होती है 1 फैराडे,
दिस इज इक्वल्स टू होता है आपका 96,500 कूलम। 96,500 कूलम मिलकर के एक फैराडे बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में दो आवेशों के मध्य का बल 40 न्यूटन है। ठीक है, निर्वात में दो आवेशों के मध्य का बल 40 न्यूटन है। यदि इनके मध्य 4 परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया जाए तो बल क्या हो जाएगा? 40 न्यूटन का पहले बल था, अब परावैद्युतांक 4 भर दिया जाता है, बल कितना हो जाएगा? कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी? इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा 10 न्यूटन। क्लियर है? 10 न्यूटन इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E का दूरी के साथ ग्राफ क्या होगा? वाई एक्स के ऊपर आपने इस क्वेश्चन के अंदर एक्स एक्स के ऊपर आपको दूरी लेनी है और वाई एक्स के ऊपर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेनी है। सभी के अंदर ये दूरी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं। बताएं इनमें से कौन सा ग्राफ होगा ई और आर के बीच में बिंदु आवेश के लिए? बताएं क्या होगा इसका आंसर? ई और आर बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है? E इज इक्वल्स टू होता है सर के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। यानी जो E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी E है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो यहाँ पे तो आपको E में और R के बीच में ग्राफ खींचना है। तो E और R के बीच में जो ग्राफ आएगा कि सर इसमें आपका पहला ये जो ऑप्शन है ये नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, तो ऑप्शन सी हो सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो सकता है। लेकिन 1/r स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो किस प्रकार का आता है? देखें, E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर का जो ग्राफ आता है वो किस तरह का आता है? ये जो आप ग्राफ देख रहे हो ये ग्राफ होता है आपका E प्रोपोर्शनल टू 1/r का, और 1/r स्क्वायर का जो ग्राफ है उसके अंदर स्लोप थोड़ा ज़्यादा होता है, कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है। ये जो ग्राफ अभी मैंने ड्रॉ किया कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है। तो ये वाला ग्राफ है वो भी आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान दें, यहाँ पे अगर ग्राफ आपका कुछ इस तरीके का मिल करके बना के दे रखा है तब आपका ये ऑप्शन होता, पर यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोच करके इसका आंसर देना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक डायग्राम है, त्रिभुज है, त्रिभुज के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? त्रिभुज के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? त्रिभुज के तीनों शीर्षों के ऊपर बराबर 5-5 कूलम के आवेश दे रखे हैं। इसकी जो भुजाएं हैं वो भी 1-1 मीटर है। तो केंद्र के ऊपर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? कैसे निकालेंगे? इस प्लस आवेश के कारण भी विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होगा, इस प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होगा। चलिए सॉल्व करके बताएं मुझे। यहाँ पे मैंने k की जो वैल्यू है वो भी आपकी यहाँ पे k को k के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, दूसरे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र और तीसरे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। ऑप्शन बताएं। अगर ये क्वेश्चन आपने पहले पढ़ा है, डायरेक्ट पढ़ा है, तो आप डेफिनेटली इसका उत्तर बिना किसी कैलकुलेशन के दे पाएंगे। प्रयास कीजिए, देखें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका रिस्पॉन्स कीजिए, सोचिए क्या आंसर आएगा। देखें चलिए बात करते हैं अपन। तो इस बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ, इसके कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ और इसके कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ। तीनों आवेशों के परिमाण इक्वल हैं और ये जो दूरियां हैं ये दूरी कितनी हो जाएगी? भुजा का जितनी भी भुजा है उसका बटा √3 होती है। तो यहाँ पे 1 दे रखा है तो 1 बटा √3 हो जाएगी। दूरियां तीनों की इक्वल हैं, आवेश बराबर हैं, परिमाण बराबर हैं, तो दिशा जो है उसकी बाहर की तरफ, और एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्लियर है? हर कंपटीशन एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं विद्युत क्षेत्र के वो इसी प्रश्नों में से आते हैं, इसी तरह के प्रश्न आते हैं। तो प्लीज़ आप इनको गंभीरता से लेकर के इनका रिस्पॉन्स कीजिए। अगला प्रश्न है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल का यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा आप लोगों ने? विद्युत द्विध्रुव की मात्रक, विद्युत द्विध्रुव आपने पढ़ा है? बताइए इसका मात्रक।
ऑप्शन ए कूलाम इंटू मीटर, ऑप्शन बी कूलाम अपॉन मीटर, ऑप्शन सी न्यूटन इंटू मीटर एंड ऑप्शन डी न्यूटन अपॉन कूलाम। इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक प्लस क्यू चार्ज होता है, एक माइनस क्यू चार्ज होता है। दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए ए है आपके पास। तो ये दोनों आवेशों की प्रॉपर्टी होती है कि दोनों समान परिमाण के आवेश होंगे और विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे। तो इन दोनों में से किसी एक आवेश को ले लिया जाता है और इन दोनों के बीच की दूरी को गुणा कर दिया जाता है। तो फाइनली आप यहाँ पे समझेंगे कि एक आवेश है, इनके बीच की दूरी को गुणा किया जाता है। तो आवेश का मात्रक हो गया आपका कूलाम और दूरी का मात्रक हो गया आपका मीटर। तो क्या इसका राइट आंसर क्या रह जाएगा? कूलाम इंटू मीटर। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़िए। वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? बहुत ध्यान से पढ़ना है। एक वर्ग है, इसके चार कोनों के ऊपर कुछ इस तरीके का विद्युत क्षेत्र आवेश रखे हुए हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, और इसकी भुजा है वो आपको ए दे रखी है। इसके केंद्र के ऊपर आपको विद्युत क्षेत्र लेना है। बताएं, जल्दी सॉल्व करके बताएं। हो गया? चलिए ध्यान देना, चारों आवेश पॉजिटिव नहीं है, दो पॉजिटिव है, दो नेगेटिव चार्ज है। क्या रिजल्ट रहेगा? जीरो होगा क्या? जीरो तो नहीं होगा। ये आपके पास वैल्यू दे रखी है के क्यू अपॉन ए बाई रूट टू का स्क्वायर इंटू में 4। आपको पता है कि इसकी भुजा इसकी दूरी कितनी होगी, इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी। इसकी जब भुजा आपको ए दे रखी है तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा? सर विकर्ण हो जाएगा ए इंटू रूट टू, और आपको तो यहाँ से लेके आधी दूरी चाहिए, तो बटा में 2 लगा दीजिए सर। फाइनल वैल्यू कितनी बन जाएगी? ए अपॉन रूट टू। तो डिस्टेंस हो जाएगी आपके पास ए अपॉन रूट टू। तो कूलाम का नियम लगा दीजिए। कूलाम के नियम के फॉर्मेट के अनुसार विद्युत क्षेत्र जो होता है वो आपका कितना होता है? विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी होती है? विद्युत क्षेत्र की वैल्यू होती है के क्यू बाई आर का स्क्वायर। तो के क्यू अपॉन आर आपको यहाँ पे ए बाई रूट टू दे रखा है, इसका स्क्वायर गुणा में 4 दे रखा है। ध्यान दें, ये क्वेश्चन ये आंसर हो सकता है कि इसका? देखिए ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? चलिए समझते हैं। इस प्लस आवेश के कारण, पहले आवेश के कारण, इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ, तो ई मान लेता हूं मैं इसको। इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा उसको कितना मान लेता हूं मैं? ई लिख देता हूं, ठीक है। इस माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र खुद की तरफ, अपनी तरफ, तो इसके कारण ये हो जाएगा 2E। दूसरा, इस प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ और इस नेगेटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र खुद की तरफ, तो ये भी कितना हो जाएगा? 2E। ई की वैल्यू अभी आपके पास आई थी, कितनी आई थी सर? के क्यू अपॉन दूरी ए बटा रूट टू का होल स्क्वायर, और ये कितना फंक्शन हो गया? 2 फंक्शन हो गया। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो विद्युत क्षेत्र आपके पास आए हैं वो कितने डिग्री पे हैं? 90 डिग्री पे है। तो 90 डिग्री के ऊपर यदि 2 समान वैल्यूज आती हैं, यदि मान लीजिए आपके पास ए वेक्टर और दूसरा ए वेक्टर 90 डिग्री पे आता है, तो डायरेक्ट अपन उसका फॉर्मूला पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस थीटा से लिखते हैं, और उसकी जो वैल्यू आ जाती है वो आपके पास 9 कोस थीटा, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो आगे वाला फंक्शन चला जाएगा और अंडर रूट 2a रह जाएगा। तो जो भी यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू आई थी उसके साथ में अंडर रूट 2 और लग जाएगा। तो क्या आंसर आपका हो जाएगा? आपके पास 2 अंडर रूट 2 के क्यू अपॉन ए बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। इसको और आगे सोल्व करोगे तो आंसर और दूसरे फॉर्मेट में भी हो सकता है। बटा में ए का स्क्वायर हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, जो ऊपर जा करके यहाँ पर आपके इस 2 से मिल करके 4 रूट 2 भी कर सकते हैं आप इसे। अगर इसमें चारों चार्ज पॉजिटिव या चारों चार्ज नेगेटिव होते, चारों के चारों चार्ज पॉजिटिव और चारों के चारों चार्ज नेगेटिव होते, तब आपका डेफिनेटली आंसर 0 हो जाता। क्लियर है? अच्छे प्रश्न है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इनको आप सोल्व करना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन।
7n14 7 नाइट्रोजन 14 के नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं बताएं। जानते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या तो बराबर होती है, जो उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। बताएं मुझे इसका आंसर क्या, 7, 14, 0 या फिर 8, क्या होगा? रिस्पॉन्स करें। 7n14 के नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? परमाणु संरचना पढ़ी है आप लोगों ने? बिल्कुल सर। तो परमाणु संरचना के अकॉर्डिंग आप मुझे बताएं, नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाभिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या? नहीं होते। वेरी गुड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है, निर्वात की विद्युतशीलता की वैल्यू पूछिए आपसे, वैल्यू फाइंड डायरेक्ट। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि के तो नहीं हो सकता, ये तो के की वैल्यू है। निर्वात की विद्युतशीलता का मतलब तो एप्सिलॉन नॉट पूछ रहा है, 8.85 10⁻12। ये दोनों में इक्वल दे रखा है, फिर क्या फ़र्क है? दोनों का मात्रक चेक कीजिए, तो कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 4q और 9q के दो धनावेश, 4q और 9q के दो धनावेश 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इनके मध्य बीच में कहीं पर 4q से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा? ये आपके पास 4q का चार्ज है, ये आपके पास 9q का चार्ज है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। इस 4q के चार्ज से कितनी दूरी के ऊपर आपके पास विद्युत क्षेत्र की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। सॉल्व कीजिए, देखें। कैलकुलेशन है इसमें अच्छी, पर अगर आपने हमारे नोट्स के वीडियोस पढ़े हैं तो वहाँ पे मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी इस सॉल्व की, इस क्वेश्चन की, इस तरीके के क्वेश्चन की। अगर आपने वो ट्रिक फॉलो करी हो तो आप इतने में इसका आंसर दे दिया होता। बताएं, याद है क्या आपको? दो बिंदु आवेश हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। ध्यान दें, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। ये सर दोनों पॉजिटिव हैं। फॉर्मूला क्या होगा? जिस आवेश से दूरी निकालनी है उसी आवेश की वैल्यू को अंडर रूट में रख दो और बटा में दोनों का रूट करके जोड़ दो। तो आपको किस आवेश से दूरी निकालनी है? यहाँ पर 4 कूलाम, 4q आवेश से दूरी निकालनी है। तो क्या करेंगे? 4q आवेश का रूट कर दो, 2 हो जाएगा। q की वैल्यू को आप छोड़ सकते हैं और बटा में कितना हो जाएगा? ये आपके पास इसका हो जाएगा 2 प्लस इसका वर्गमूल हो जाएगा 3। इनटू में r लिखना होता है, q में कर दो ना, रूट क्यू हो जाएगा। रूट क्यू यहाँ पे कैंसिल आउट होकर के ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास आंसर क्या बचेगा? 2/5 इंटू 20, 5 से गया 4 बार और 4 से कितनी दूरी हो जाएगी बताएं? 8 सेंटीमीटर की दूरी हो जाएगी आपके पास। वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिक आपके पास होनी चाहिए। इसके ट्रिक को अगर आपको समझना है तो इसके लिए हमारे विद्युत क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक ट्रिक का वीडियो बना रखा है, उसमें जा करके आप इसके ट्रिक को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरे 9q से पूछ लिया होता, मान लीजिए अब तो आपको पता चल गया कि सर इस तरफ से 8 की दूरी है तो 20 में से 8 घटा दो, दूसरे तरफ से 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। पर यदि आप ट्रिक को द्वारा इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका समाधान बिल्कुल ईजिली हो जाएगा। जिस आवेश से दूरी निकालनी है उसका वर्गमूल कर दो, तो √9 का वर्गमूल मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 3 हो जाएगा। बटा में दोनों का वर्गमूल करके जोड़ दो, तो इसका हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 3। इंटू में आप इसकी दूरी लिख दो जितनी 20 सेंटीमीटर की आपको दे रखी है। तो ये 3/5 इंटू 20 हो जाएगा। 5 से 20 गया 4 बार और 4 3 12 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 4q तथा -9q आवेश 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। इसमें और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या फ़र्क है? सर थोड़ा सा फ़र्क है। क्या फ़र्क है? पीछे वाले क्वेश्चन में आपको 4q और 9q दोनों पॉजिटिव दे रखे थे, इसमें आपको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दे रखा है। एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं। इनको मिलाने वाली रेखा पर कहाँ विद्युत क्षेत्र शून्य होगा? कैलकुलेशन में आपसे सीधा इसका एप्लीकेशन पूछा है। आंसर देखिए,
कहाँ पर विद्युत क्षेत्र 0 होगा? ये आपका 4Q है, ये आपका -9Q है। क्या इसके बीच में कहीं पर भी विद्युत क्षेत्र 0 हो सकता है? प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ, माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ, दोनों के विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही है, इसलिए जुड़ जाएगी। तो डेफिनेटली ऑप्शन पढ़ते हैं इसके पहले। पहला ऑप्शन, इनके मध्य कहीं पर क्या विद्युत क्षेत्र 0 होगा? 4Q के बाहर की ओर, -9Q के बाहर की ओर, या कुछ कहा नहीं जा सकता। तो वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये 4Q है, ये -9Q है। आपने इसका पहला ऑप्शन तो रिजेक्ट कर दिया। इन दोनों के बीच में तो विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होगा, तो फिर कहाँ होगा? बाहर की तरफ होगा। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है उसके ऊपर बाहर की तरफ होगा। लेकिन किस आवेश की तरफ होगा? देखिए 9Q आवेश है, आप इस माइनस को छोड़ दीजिए। माइनस तो है, वो केवल ये बताएगा कि इन दोनों के बीच में विद्युत क्षेत्र 0 है या नहीं है। अब अपन केवल इसके परिमाण की बात करते हैं। तो 4Q और 9Q में से जो 9Q है वो परिमाण में ज़्यादा है। परिमाण में ज़्यादा है तो इसकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ज़्यादा दूरी पर जाके, और इसकी 4Q इसका चार्ज है, तो इसकी जो तीव्रता है वो कम दूरी पे जाके एक दूसरे के इक्वल हो पाएंगी, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन हो पाएंगी। तो ऐसे केस के अंदर जब दो आवेश विपरीत नेचर के हैं तो उन दोनों को मिलाने वाली रेखा के ऊपर उनके बीच में कहीं पर भी विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होगा। उन दोनों आवेशों को मिलाने पर जो कम परिमाण का आवेश है, निशान को छोड़ करके, अदरवाइज तो -9Q है वो छोटा हो जाएगा, लेकिन आपको चिन्ह को छोड़ने के बाद उसके परिमाण में से जो कम परिमाण का आवेश है उसके ऊपर बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र 0 होगा। तो आपके यहां पे इस क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के समीप ले जाने पर किस प्रकृति का बल लगता है? उन दोनों के बीच में किस प्रकृति का बल लगेगा? एक आवेशित वस्तु है और एक उदासीन वस्तु है, एक दूसरे के समीप लेके जाएंगे तो उसके बीच में किस प्रकार का बल लगेगा? एक आवेशित है और एक उदासीन है, बताएं। पहला ऑप्शन, बल नहीं लगता है। दूसरा, आकर्षण, प्रतिकर्षण और अनिश्चितता की स्थिति। आकर्षण या प्रतिकर्षण कुछ भी हो सकता है, क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई प्रकार की कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर, स्पेशली एयरफोर्स नेवी के अंदर पूछा जाता है। निश्चित रूप से 1-2 साल से ये क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। बताएं। आप जानते हैं, आपने आवेशों का प्रेरण पढ़ा होगा। यदि मेरे पास यहाँ पे कोई एक आवेश रखा हुआ है पॉजिटिव और उसके पास में कोई एक उदासीन वस्तु रखी हुई है, तो इस पॉजिटिव आवेश के कारण इसके अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज और इसके दूसरी तरफ है वो उतनी प्रकृति का पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा प्रेरण के कारण। तो अब इनमें से ये जो नेगेटिव चार्ज है और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इनमें से इस आवेश के दोनों का परिमाण तो बराबर है, लेकिन दूरी कम किसकी है? दूरी माइनस चार्ज की कम है, और माइनस चार्ज की दूरी कम होने के कारण इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा, बल तो इनके के बीच में लगेगा और इनके बीच में भी लगेगा, लेकिन बाहर वालों के बीच में प्रतिकर्षण और अंदर वालों के बीच में आकर्षण। लेकिन जिसकी दूरी कम होगी वो बल ज़्यादा प्रभावी होगा। तो इस -Q आवेश के कारण लगने वाला जो बल है वो ज़्यादा प्रभावी होगा। तो प्लस और माइनस के बीच में कैसा फोर्स लगता है? बताएं। आकर्षण। तो डेफिनेटली हमेशा यहां पर आकर्षण बल ही रहेगा। एक आवेशित वस्तु को, चाहे वो धनावेशित हो चाहे वो ऋणावेशित हो, किसी उदासीन वस्तु के पास जब आप उसे लेके जाएंगे तो निश्चित रूप से उनके बीच में आकर्षण बल लगेगा। आवेशित वलय की अक्ष पर, देखिए ये जो क्वेश्चन है इनका अगर आप डेरिवेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इनको ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इनके जो आंसर हैं वो आपको याद होने चाहिए, यानी डेरिवेशन है वो आपका पहले से निकाला हुआ होना चाहिए। आवेशित वलय की एक्स पर केंद्र से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है? सॉल्व करना बड़ा टाइम है, ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन डायरेक्ट आंसर आपको इसका याद होना चाहिए। आवेशित वलय की एक्स पर केंद्र से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है? सवाल में आपको त्रिज्या r दे रखी है, तो जो x की वैल्यू है वो आपको r के फॉर्म में निकालनी है। तो आपको याद होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो r/√2 के ऊपर मैक्सिमम होती है। क्लियर है?
ये सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, इनके आंसर हैं वो फिक्स हैं। डेरिवेशन करोगे आप एग्जाम में तो बड़ा समय लगेगा और सही होने की निश्चितता भी बहुत कम रह जाती है। आवेशित वलय के अक्ष पर उत्पन्न अधिकतम विद्युत क्षेत्र का मान कितना है? आवेशित वलय है, आवेशित वलय का ग्राफ याद है क्या आपको? चलिए, आवेशित वलय की ये अक्ष की दूरी है, ये आपके पास विद्युत क्षेत्र की वैल्यू है। इसका जो ग्राफ होता है वो आपका पहले बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेट जाने का प्रयास करता है और स्ट्रेट जाके फिर यूं घूम के और ये वैल्यू आती है। यह हालांकि एक्स एक्स को काटता नहीं है, एक्स एक्स को ये बहुत अनंत पे जाके काटता है। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो इसकी मैक्सिमम होती है, और ये जो वैल्यू मैक्सिमम होती है, ये जो डिस्टेंस है वो अभी आपने पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ी थी, r/√2 होता है। इसका जो डेरिवेशन है, इनका वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप विद्युत क्षेत्र के चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो आपको ट्रिक्स के वीडियो दिए हुए हैं, वहाँ पर आप इनका पूरा डेरिवेशन आपको वहाँ पे समझाया हुआ है। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर आपको इनके याद करने हैं। तो अधिकतम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू कितनी होगी? तो इसके अंदर आपकी वैल्यू जो हो जाएगी 2/3√3 KQ/r², फिक्स आंसर है 2/3√3 KQ/r का स्क्वायर। और ये वैल्यू कितनी कहाँ पर होती है? r/√2 के ऊपर जाओगे तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। फिक्स आंसर है, याद होने चाहिए आप लोगों को। चलिए, एक क्वांटम आवेश का मान बताइए। एक क्वांटम आवेश का मान, एक क्वांटम आवेश का मान कितना होता है? एक क्वांटम जो आवेश होता है, आवेश का स्थानांतरण पढ़ा आपने, Q = NE। तो एक पैकेट जो होता है, n की जो वैल्यू है वो आपकी क्या हो सकती है? ±0, 1, 2, 3, ये सारी की सारी आपकी पूर्णांक संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो E की जो वैल्यू है, आवेश है, वो किसके गुणनफल में जाएगा? इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणनफल के रूप में जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 10⁻⁻⁹। तो यहाँ पे क्वेश्चन को आप ध्यान दें, जब कभी भी आपसे एक क्वांटम आवेश की बात करेगा तो आपको इसकी वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर लेनी है, 1.6 10⁻⁻⁹। काफ़ी लोगों ने इनका सही आंसर रिप्लाई किया है। आवेश की उपस्थिति ज्ञात कराने वाला उपकरण क्या है? आवेश की उपस्थिति, कौन सा ऐसा उपकरण है जो आपको ये बताएगा कि ये वस्तु उदासीन है या इस वस्तु के ऊपर आवेश है या नहीं है? ऑप्शन साइक्लोट्रॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोस्कोप, ऑप्शन सी स्टेथोस्कोप एंड ऑप्शन डी लेक्टोमीटर। चलिए, बहुत अच्छे, काफ़ी लोगों ने सही आंसर किया है। आवेश की उपस्थिति ज्ञात कराने वाले उपकरण का नाम क्या है? आवेश की उपस्थिति पहले चैप्टर में आपने पढ़ा है, क्या होगा? इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप जो होता है वो आपको आवेश की उपस्थिति बताता है कि ये वस्तु आवेशित है या नहीं है, और अगर है तो कितनी, अधिक है या कम है। इसके अंदर एक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक इस प्रकार का एक जार होता है और उस जार के अंदर यहाँ पे एक लोहे की कील लगी होती है और लोहे की कील के ऊपर नीचे दो सोने की बारीक, स्वर्ण की, गोल्ड की दो बहुत पतली पन्नियाँ लगी होती हैं। तो प्रारंभ की स्थिति में ये दोनों पन्नियाँ वो एक दूसरे के नज़दीक ऐसे पड़ी रहेंगी, लेकिन जब आप यहाँ पे इस कील को किसी बाहरी आवेश से पॉजिटिव चार्ज से टच करोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे इसके ऊपर ट्रांसफ़र होता जाएगा और ये जो पन्नियाँ हैं वो इनके बीच की दूरी है वो बढ़ती जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो आवेश 1 माइक्रोकूलाम और 5 माइक्रोकूलाम के हैं, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा? पहला आवेश 1 माइक्रोकूलाम का, दूसरा 5 माइक्रोकूलाम का, कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। उन दोनों आवेशों पर लगने वाले बल का अनुपात क्या होगा? 1:5, 1:1, 5:1 या फिर 1:25? पहले चैप्टर कूलाम के नियम का क्वेश्चन है। दो आवेश हैं, परिमाण अलग अलग है, एक दूसरे के ऊपर लगने वाले बल की वैल्यू निकालनी है। अगर आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ा हो और जब आप लोगों ने कूलाम का नियम शुरुआत में समझा हो तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि F की जो वैल्यू होती है वो प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2, यानी बल की वैल्यू है वो आवेशों के गुणनफल के बराबर होती है। बल का जो परिमाण है वो आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है,
तो यहां पे दोनों में आप जब पहले वाले फोर्स F1 की बात करोगे तब भी इनको मल्टीप्लाई करना है, और जब आप F2 की बात करोगे तब भी इनको मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन दोनों ही केसेस में आ रहा है तो समान रहेगा। तो इस केस के अंदर आपने इसमें प्रूफ भी किया है कि दो आवेशों के ऊपर लगने वाला जो बल होता है वो हमेशा परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होता है। तो आप चाहे इन आवेशों की वैल्यू है वो कितनी ले लें, कितनी भी वैल्यू ले लें, लेकिन दोनों आवेशों के ऊपर लगने वाला जो बल है वो इक्वल रहेगा। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट, एक विद्युत द्विध्रुव है असमान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। एक विद्युत द्विध्रुव है वो असमान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, असमान विद्युत क्षेत्र में। तो उस पर आरोपित होता है, ध्यान देना, उसके ऊपर क्या आरोपित होगा? बल एवं बलाघूर्ण, आघूर्ण नहीं केवल बल, बल नहीं केवल आघूर्ण, बल एवं आघूर्ण दोनों ही नहीं। मेरे प्रश्न को ध्यान से सुनना, यहां पे असमान विद्युत क्षेत्र रखा हुआ है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? एक विद्युत द्विध्रुव असमान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस पर आरोपित बल, समान विद्युत क्षेत्र नहीं है, यह आपके पास असमान विद्युत क्षेत्र है। तो असमान विद्युत क्षेत्र के अंदर जब कोई डाइपोल रखा होगा तो उसके दोनों सिरों पे लगने वाला बल बराबर होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो समान नहीं है। तो इस पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र कुछ अलग है और इस पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र कुछ अलग है, तो दोनों के ऊपर बल अलग अलग वैल्यू के हैं, तो डेफिनेटली इनका परिणामी बल भी होगा। और द्विध्रुव के ऊपर हमेशा विद्युत बलाघूर्ण भी लगता है, तो इसलिए इस केस के अंदर आपके पास बल एवं बलाघूर्ण दोनों हो जाएंगे। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर आपसे मान लीजिए ये कह देता कि समान विद्युत क्षेत्र है, समान विद्युत क्षेत्र, और उसमें कोई डाइपोल रखा हुआ है, उस केस में उसके ऊपर क्या लगता? तो समान विद्युत क्षेत्र में आप जानते हैं कि ये मान लीजिए आपके पास समान विद्युत क्षेत्र है, इसमें ये कोई डाइपोल रखा हुआ है, आपका इस तरीके का कोई डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है। तो इस डाइपोल के ऊपर आपके पास जो फोर्स लगेगा, इस डाइपोल के ऊपर एक इधर की तरफ फोर्स लगेगा, एक इधर की तरफ फोर्स लगेगा। तो समान विद्युत क्षेत्र के अंदर दोनों के ऊपर लगने वाला बल इक्वल होगा। यहाँ पे F इज टू क्यू ई होता है, तो यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं बराबर है, तो बल विपरीत दिशा में है, तो इसके ऊपर टोटल परिणामी फोर्स क्या हो जाएगा? परिणामी बल तो जीरो हो जाएगा, तो बल तो नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन दोनों के बलों की क्रिया रेखा अलग है। अगर एक इस तरीके से लकड़ी रख करके एक बंदा इधर से खींचे, एक इधर से खींचे, तो उसके ऊपर वो घूमने लग जाएगी, जिसे अपन बलाघूर्ण कहते हैं। तो निश्चित रूप से इसके ऊपर बलाघूर्ण लगेगा। तो अगर समान विद्युत क्षेत्र होता तो इस केस में आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का बन जाता, बल नहीं लगता केवल बलाघूर्ण लगता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, देख पा रहे हैं, प्रत्येक शीर्ष के ऊपर प्लस क्यू आवेश रखा गया है, ठीक है। बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? इसके बिंदु केंद्र के ऊपर, ये जो केंद्र पॉइंट दे रखा है, इसके ऊपर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। कितनी होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जबकि तीनों आवेश हैं वो एक दूसरे के बराबर वैल्यू के हैं? चलिए बताएं। ये जो दूरी है वो आपको R दे रखी है, ये बहुत आसानी कर दी आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको अगर भुजा दी होती तो भुजा बटा √3 लिखना होता। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र वही क्वेश्चन है आपका पहले वाला, ध्यान दें, ये क्वेश्चन एक बार आपने पहले भी लिखा है, आज के वीडियो में आपने ये क्वेश्चन पहले भी सोल्व किया। कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी? 0। क्यों हो जाएगी? क्योंकि आपके पास इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ, ये दोनों 120 डिग्री पे हैं। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि यदि दो समान परिमाण की भौतिक राशियां 120 डिग्री के ऊपर लगी हुई हों तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इन दोनों के बीच में होगा और इनमें से किसी एक के बराबर होगा। तो इन दोनों का जो परिमाण है वो इधर की तरफ होगा, ठीक है। और ऊपर वाला जो आवेश है, ये जो ऊपर वाला आवेश है, इस वाले आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो फाइनली आपके पास ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे और एक दूसरे को रिजेक्ट कर देंगे, तो परिणामी वैल्यू है वो आपके पास 0 रह जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पढ़िए। दो आवेश, पहला +4e और दूसरा e को x दूरी पर रखा गया है। दो आवेश हैं, एक 4e है और दूसरा e है, इनको x दूरी के ऊपर रखा गया है। एक अन्य आवेश q है,
ई इलेक्ट्रॉन से कितनी दूरी पर रखा जाए कि वह संतुलन में रहे। यहां पे इसके ऊपर ई आवेश से, इस वाले आवेश से कितनी दूरी पर रखा जाए उसको कि वो संतुलन की स्थिति में रहे। यहां से कितनी दूरी पर रखा जाए कि वो बैलेंस रहे। तो भैया बैलेंस रहने का मतलब क्या है, इस 4 ई से लगने वाला फोर्स और इस ई से लगने वाला फोर्स दोनों क्या हो जाने चाहिए, इक्वल हो जाने चाहिए। वापस आपको अपनी उसी ट्रिक्स के ऊपर जाना पड़ेगा। याद करें, इसकी भी ट्रिक आपने बना रखी है क्या, कि जिस आवेश से आपको वैल्यू निकालनी है, जिस आवेश से दूरी निकालनी है, मुझे किससे निकालनी है, ई से निकालनी है। तो ई का गुणन, ई का रूट ले लीजिए, तो मैं रूट ई लिख देता हूं, बटा इन दोनों आवेशों का रूट ले लीजिए, तो इन दोनों आवेशों का रूट लूंगा तो मैं 2 रूट ई हो जाएगा और प्लस रूट ई हो जाएगा। नहीं आया समझ में। इनटू में आप इसके बीच की दूरी जो है उसको लिख दीजिए, तो एक्स लिख दिया। रूट ई तो इनसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पे आपके पास क्या बचेगा, 1/2 + 1। तो 1/2 + 1 कितना होता है, 3 × एक्स, 3 × एक्स। तो x/3 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कितना आंसर हो जाएगा, x/3। और यदि आपसे इसी के अंदर दूसरे आवेश से पूछ लिया जाता, इस 4 ई आवेश से पूछ लिया जाता, तो इसका वर्गमूल कर दो, 2 हो जाएगा, दोनों का वर्गमूल करके जोड़ दो, 1 + 3 हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा, ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी 2/3 × x। तो ये ट्रिक्स आपको याद रखनी है। ट्रिक्स अपन ने अपने वीडियोस के अंदर सेपरेट बना करके लिखी हुई हैं, आपको बहुत अच्छे से समझाई हुई भी हैं। तो ये क्वेश्चन है वो केवल कंपटीशन एग्जाम में ट्रिक्स के द्वारा ही सॉल्व किए जा सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, चलिए। समान त्रिज्या के 2 धातु के गोले हैं, समान त्रिज्या के 2 धातु के गोले हैं, परंतु एक ठोस है और दूसरा खोखला है। एक ही धातु के बने हुए हैं, समान त्रिज्या के हैं, एक ठोस है और एक खोखला है। तो क्या होगा, ऑप्शन ए, ठोस गोलाकार को अधिक आवेश दिया जा सकता है, ठोस गोले को ज्यादा आवेश दिया जा सकता है, खोखले गोले को अधिक आवेश दिया जा सकता है, दोनों को समान अधिकतम आवेश दिया जा सकता है, दोनों को आवेश दिया जाएगा लेकिन वो दोनों में समान रहेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या ऑप्शन होगा बताइए। 2 समान त्रिज्या के, भैया कैसे गोले दे रखे हैं, धातु के। और आपने पढ़ा है क्या कि धातु के जो गोले होते हैं वो चाहे ठोस हो या खोखले हों, आवेश कहाँ जाएगा, सरफेस पर जाएगा, सतह पे जाएगा। तो चाहे ठोस है या खोखला, आवेश तो सरफेस पे जाएगा। और सरफेस पे जाने वाला आवेश, दोनों गोले बराबर त्रिज्या के हैं यानी बराबर परिमाण के हैं, तो दोनों के ऊपर अधिकतम आवेश क्या जाएगा, बराबर जाएगा। और जैसे ही इसकी धारिता से ज्यादा आवेश हो जाएगा तो ये इसका विद्युत आवेश का है वो हवा के अंदर ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे स्पार्किंग होनी शुरू हो जाएगी, विद्युत विसर्जन होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है। तो दोनों में आपके पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दोनों के ऊपर आवेश की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा। दोनों की समान अधिकतम आवेश दिया जा सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, चित्र के अनुसार प्रदर्शित चित्र में सेकंड क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र कितना है। ये जो सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट कौन सा है, ये पहला पार्ट दोनों प्लेटों के लेफ्ट में है, ये पार्ट दोनों प्लेटों के राइट में है, सेकंड पार्ट है वो इन दोनों प्लेटों के बीच में है। तो यहां पे विद्युत क्षेत्र कितना होगा, एक प्लेट पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है। ये क्वेश्चन भी आपने अपने वीडियोस के अंदर सॉल्व करके देख रखा है, समझ रखा है। फटाक से आंसर बताएं। देखिए इसका, दोनों जो प्लेटें दे रखी हैं वो आपकी कुचालक प्लेटें हैं। कुचालक प्लेटों का मतलब है विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो आपको पता होनी चाहिए। तो कुचालक प्लेट की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, σ/2 ε0। प्लस के कारण बाहर की तरफ, नेगेटिव के कारण अंदर की तरफ, दोनों का विद्युत क्षेत्र जुड़ेगा। तो जब ऐसी दो वैल्यू जुड़ेंगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या रिजल्ट आ जाएगा बताएं, देखें। क्या रिजल्ट होगा बताओ, σ/ε0 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अच्छे प्रश्न है। R1 R2 त्रिज्या के 2 गोले आवेशित करने के पश्चात एक तार से जोड़ दिए जाते हैं। 2 गोले हैं, R1 और R2 त्रिज्या के हैं, दोनों को आवेशित करने के पश्चात एक तार से जोड़ दिए जाते हैं। गोलों की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं कितनी होगी, दोनों की
दोनों गोलों की विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं कितनी होगी। तार से जोड़ने का क्या कंसेप्ट है यहाँ पे। चलिए R1 और R2 त्रिज्या के दो गोले हैं, दोनों को आवेशित किया जाता है, उसके पश्चात एक तार से जोड़ दिया जाता है। क्या कंसेप्ट है, यानी पहले गोले को आपने कुछ आवेश अलग दिया, दूसरे गोले को हो सकता है आपने आवेश कुछ अलग दिया, लेकिन जब आप दोनों गोलों को एक तार से जोड़ेंगे, चालक तार से जोड़ेंगे, तो ज्यादा आवेश और कम आवेश एक दूसरे से ट्रांसफर होकर के आवेश दोनों पर बराबर हो जाएगा, और उसके पश्चात दोनों की विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं पूछी हैं। सरफेस के ऊपर दोनों की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं पूछी हैं, आवेश की वैल्यू बराबर है, बताएं। हालांकि इसमें नहीं लिखा हुआ है कि आवेश बराबर है, लेकिन तार से जोड़ने का जो कंसेप्ट है वो आपसे कह रहा है कि आवेश बराबर है। तो पहले गोले की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, KQ अपॉन R1 का स्क्वायर। दूसरे गोले की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, बट्टा में लगा दूं, इसके बट्टा में जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, उलट जाएगा, KQ अपॉन R2 का स्क्वायर। K ने K को काटा, आवेश दोनों में इक्वल हो गया तार से जोड़ने पर, तो वैल्यू क्या रह जाएगी, R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। देखिए क्या वैल्यू रह जाएगी, R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बेसिक फंडामेंटल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तभी होंगे जब आपके टॉपिक क्लियर होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, एक आवेश Q त्रिज्या R के किसी गाउसीय गोलीय पृष्ठ से परिबद्ध है, यानी एक आवेश Q है वो R त्रिज्या के गोलाकार पृष्ठ के अंदर रखा हुआ है। यदि त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, उस गाउसीय पृष्ठ की, उस गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, तो बाहर की ओर विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स के टॉपिक में है ये। विद्युत फ्लक्स का जो टॉपिक है वो विद्युत क्षेत्र का ही टॉपिक है, विद्युत बल रेखाओं का ही टॉपिक है। तो विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, आधा हो जाएगा, वही रहेगा, या 2 गुना हो जाएगा। आवेश के वितरण के ऊपर विद्युत फ्लक्स डिपेंड करता है कि नहीं करता, यही कंसेप्ट है। यदि आवेश बढ़ने पर विद्युत आवेश के चारों तरफ का जो पृष्ठ है, गाउसीय पृष्ठ है, वो बढ़ने पर, चलिए मैं एक छोटी सी कंसेप्ट आपको बताता हूं। ये मान लीजिए मेरे पास एक कोई बल्ब है और इससे कुछ इस तरीके की बल रेखाएं निकल रही हैं, प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, ठीक है। ये वो आवेश Q है जो आपने यहां पे ले रखा है। इसके चारों तरफ एक मैं R त्रिज्या का गोला ये ले लूं और दूसरा ये ले लूं। पहले गोले से कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं और दूसरे गोले से कितनी बल रेखाएं निकल रही है, क्या दोनों में डिफरेंस है या दोनों में सेम बल रेखाएं निकल रही हैं। सर यहाँ पे तो दोनों में सेम ही निकल रही हैं। तो डेफिनेटली जब सेम निकल रही हैं तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही तो होती है। तो दोनों ही स्थितियों में विद्युत फ्लक्स की वैल्यू है वो समान रहेगी, यानी कि गाउसीय पृष्ठ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है फ्लक्स का मान। फ्लक्स का मान गाउस का नियम क्या कहता है, फाई इज इक्वल्स टू सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आवेश पे निर्भर करता है, आवेश की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी तो ही फ्लक्स बदलेगा, पृष्ठ के आकार के ऊपर डिपेंड नहीं करता। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या आंसर हो जाएगा इसका, वही रहेगा, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है अपना, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 4 बिंदु आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग ABCD के कोनों पर चित्र के अनुसार रखे हुए हैं। ये 4 बिंदु आवेश हैं, ये एक वर्ग के कोनों पर रखे हुए हैं। वर्ग के केंद्र के ऊपर 1 माइक्रोकूलाम का आवेश रख दिया जाए तो उसके ऊपर बल कितना होगा। 3 माइक्रोकूलाम, -4 माइक्रोकूलाम, +3 माइक्रोकूलाम, -4 माइक्रोकूलाम। यहां पर अगर एक कोई आवेश रख दिया जाए तो उसके ऊपर फोर्स कितना हो जाएगा। देखें, ये आवेश दोनों ऑप्शन है, 7 न्यूटन, 8 न्यूटन, 2 न्यूटन और 0 न्यूटन। शून्य की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, चारों आवेशों के कारण लगने वाला बल निकाल लीजिए, उनकी डायरेक्शन डिसाइड कर लीजिए। तो ये -4Q है, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये -4Q। चलिए ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बल की दिशाएं दोनों के कारण क्या हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है तो ये -Q आवेश इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये -Q आवेश अपनी तरफ खींचेगा, रिजेक्ट हो जाएंगे। ये +3Q इसको प्रतिकर्षित करेगा, +3Q प्रतिकर्षित करेगा। आवेशों की वैल्यूज दोनों की इक्वल है, डिस्टेंस दोनों की इक्वल है, तो फोर्स भी बराबर लगेगा। तो ये दोनों फोर्स जो है वो भी एक दूसरे को रिजेक्ट कर देंगे। तो परिणाम स्वरूप इनके ऊपर लगने वाला परिणामी बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस केस के अंदर आपका ऑप्शन क्या रह जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से पढ़ना इसको। सवाल ये कह रहा है कि एक m द्रव्यमान का और q आवेश का कण है, समान विद्युत क्षेत्र E में गति करना शुरू करता है। m द्रव्यमान का कण है, q चार्ज है, विद्युत क्षेत्र इसके ऊपर इस तरीके से E लगा हुआ है। तो कण के द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा का मान कितना होगा? गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, जबकि y दूरी चल चुका है, इसका विस्थापन है वो y आ गया। क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? विस्थापन y आ गया, गतिज ऊर्जा कितनी होती है? सर गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो ऑप्शन है ए QE² QE²y QEy Q²Ey। ठीक है, देखते हैं। तो 1/2 mv² उसकी गतिज ऊर्जा होती है। m आपको दे रखा है तो ये तो रख देंगे, केवल आपको क्या चाहिए? v का स्क्वायर चाहिए। v का स्क्वायर आ जाएगा तो उसको अपन 1/2 m से गुणा कर देंगे। तो v का स्क्वायर कैसे आएगा, मतलब उसका वेग कैसे आएगा? तो वेग निकालने के लिए अपने पास गति के 3 समीकरण है। पहला है v = u + at, लेकिन इसमें तो टाइम आ रहा है, टाइम की तो कहीं चर्चा ही नहीं कर रहा। दूसरा s = ut + ½ at², इसमें भी टाइम आ रहा है, पर यहाँ पर टाइम की कहीं चर्चा नहीं है। तीसरा ले लेते हैं, तो तीसरा गति का समीकरण होता है v² = u² + 2as। s का मान तो आपको दे दिया y, प्रारंभ में 0 से गति करना शुरू करता है तो u का मान हो गया 0। अब आपको क्या चाहिए? सिर्फ a चाहिए, त्वरण। तो F बराबर क्या होता है? सर ma होता है, और इसके ऊपर आवेश q है और a विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो फोर्स कितना लगेगा? सर QE लगेगा। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? QE/m हो जाएगी। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? QE/m हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास v² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 0 हो गया, ये 2 है, ये हो गया आपके पास QE/m, इनटू में क्या हो गया? y। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? अरे सर v² की वैल्यू आ गई ना। अपने को गतिज ऊर्जा चाहिए। गतिज ऊर्जा क्या होती है? 1/2 m v²। तो यहाँ पे आप इसको 1/2 m से मल्टीप्लाई और कर दो, तो आपके पास गतिज ऊर्जा की मैं वैल्यू लिख लेता हूँ, E = 1/2 m, और v² की वैल्यू अभी आपके पास आई थी, कितनी? 2 QE/m इंटू y। 2 ने 2 को काटा, m ने m को काटा, तो क्या बच गया? QEy रह गया। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि नहीं है? बताएं, अच्छा सवाल है कि नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? QEy आपसे कह रहा है, QEy। तो QEy कहाँ हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करने में थोड़ा समय लगेगा। चलिए नेक्स्ट। एक दो आवेशों के बीच के विद्युतशीलता का यानी परावैद्युतांक का एक माध्यम भर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा? दो आवेश हैं, उनके बीच में लगने वाला कुछ बल है निर्वात में। अब उनके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए जिसकी वैल्यू k है, तो बल कितना हो जाएगा? आप देखें, आपने पढ़ा है, अभी डिस्कशन भी किया है कि परावैद्युत पदार्थ भरने पर बल क्या हो जाता है? गुना कम हो जाता है। F = F0 यानी निर्वात का बल अपॉन k। चाहे बल की बात कर लो, चाहे विद्युत क्षेत्र की बात कर लो, चाहे विद्युत विभव की बात कर लो, तीनों की तीनों वैल्यूज हैं वो परावैद्युत पदार्थ भरने पर कम हो जाएंगी। तो यहाँ पे k गुना कम हो जाएगा, तो k गुना कम हो जाएगा, इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विद्युत आवेश Q, Q और -2Q L भुजा के समबाहु त्रिभुज के कोनों के ऊपर रखे गए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। ये आपके पास एक कोई ट्राइंगल है, कुछ इसको इस तरीके से समझ लीजिए। आपके पास ये एक त्रिभुज है, यहाँ पे Q चार्ज रखा है, यहाँ पे Q चार्ज रखा है, और यहाँ पे -2Q चार्ज रखा है। इसकी भुजाएं L L L है। निकाय के विद्युत द्विध्रुव का परिमाण ज्ञात कीजिए। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण होता है सर P बराबर, अपने अभी आज के वीडियो में चर्चा करी है। P बराबर क्या होता है? एक आवेश का गुणनफल इंटू आवेशों के बीच की दूरी। पर सर इसमें तो कहीं डाइपोल बनता नजर ही नहीं आ रहा। ये दोनों जो आवेश हैं, ये दोनों जो आवेश आप यहाँ पे ले रहे हो, ये दोनों आवेश तो पॉजिटिव है, लेकिन आवेशों का परिमाण तो विपरीत होना चाहिए, समान परिमाण होना चाहिए, विपरीत प्रकृति होनी चाहिए, लेकिन इसकी तो -2Q है। चलिए भैया, ये जो -2Q आपको नजर आ रहा है, क्या इस -2Q को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ? -2Q को -Q यहाँ लिख लिया और -Q यहाँ लिख लिया।
सर ये तो डाइपोल बन गया, एक डाइपोल ये हो गया और एक डाइपोल ये हो गया, ठीक है। इसके बल की दिशा क्या होती है? बल की दिशा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ये रह जाएगी माइनस से प्लस आवेश की तरफ, माइनस से प्लस आवेश की तरफ। कितने डिग्री के ऊपर? 60 डिग्री के ऊपर। तो एक आवेश का द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू कितनी होगी? Q इंटू आवेशों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? L दे रखी है, L। तो एक द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू होगी QL, दूसरे की भी QL हो जाएगी, बट दोनों कितने डिग्री पे? 60 डिग्री पे। सदिश राशियां 60 डिग्री पे। परिमाण कैसे निकालोगे? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, cos थीटा cos 60 का मान 1/2, 1/2 से 2 गया। जब कभी भी 60 डिग्री के ऊपर कोई दो समान परिमाण की सदिश राशियां लगी हुई हों, कितने डिग्री पे? 60 डिग्री पे। समान परिमाण की दो सदिश राशियां लगी हुई हों तो उनका रिजल्ट है वो डायरेक्ट उस परिमाण को √3 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा। 90 डिग्री पे है तो √2 से मल्टीप्लाई कर दो और 60 डिग्री पे है तो √3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी? ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि एक प्रति एकांक लंबाई आवेश लैम्डा वाली एक डोरी है, वो ए भुजा के एक घन में से गुजरती है, तो अधिकतम फ्लक्स क्या होगा? गाउस का नियम कहता है फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर क्यू कितना होगा? अगर आपके पास इस तरीके का कोई एक घन दे रखा है जिसकी भुजा आपको ए दे रखी है और इसमें से ये तार जा रहा है, तो इस तार की लंबाई कितनी होगी? ए लंबाई होगी, क्योंकि जितनी इसकी ऊंचाई है उतनी इस तार की लंबाई है। और इसका आवेश घनत्व कितना दे रखा है? सर इसका आवेश घनत्व लैम्डा दे रखा है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? आवेश की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पूरे घन से निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अच्छे प्रश्न हैं, पढ़ोगे तो जानोगे। यदि किसी वस्तु को रगड़कर आवेशित किया जाता है तो उसका भार बताएं। यदि आपके पास कोई एक वस्तु है और उसको आप रगड़ करके आवेशित कर रहे हो तो उसका भार क्या होगा? कुछ घट जाता है, कुछ बढ़ जाता है, या नियत रहता है, या बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। भाई कुछ नहीं कह सकते। क्या होगा? रगड़ करके वस्तु को आवेशित करना है तो रगड़ने से क्या होगा? आवेश आएगा। कौन सा आवेश आएगा? सर ये तो निश्चित नहीं है। प्लस आवेश आया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गया। इलेक्ट्रॉन गया तो कुछ द्रव्यमान भी लेके जाएगा। और अगर नेगेटिव चार्ज से आवेशित हो गई, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आया। इलेक्ट्रॉन आया तो कुछ मास लेकर के, कुछ द्रव्यमान लेकर के आएगा। यानी कि वस्तु पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि आवेशित का जो आवेश का प्रकार है वो किस तरह का है, आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि वस्तु का द्रव्यमान बढ़ेगा या घटेगा। तो कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन। दो समान किंतु विपरीत आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अर्ध द्विभाजक के किसी बिंदु पर, चलो भैया, दो समान है प्लस क्यू है, दूसरा माइनस क्यू है, मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक, तो ये रेखा आ गई, ये आ गई लंब समद्विभाजक, ठीक है। इसके बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य है, विद्युत क्षेत्र शून्य है, चलिए। विद्युत विभव शून्य है, चलिए। केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ विद्युत विभव घटता है। विद्युत क्षेत्र आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत रहता है। सारा कंसेप्ट काम में लेना पड़ेगा। ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र बाहर, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र अंदर। दोनों विद्युत क्षेत्र की दिशाएं एक ही दिशा में है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की वैल्यू 0 तो नहीं होगी, जुड़ जाएगा। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ चलते जाओगे, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र इधर, इस पर विद्युत क्षेत्र इधर, तो वैल्यू कम तो होती जाएगी लेकिन 0 नहीं होगी। विद्युत क्षेत्र शून्य है, ये तो नहीं होगा। समान परिमाण के विपरीत प्रकृति के आवेशी, डाइपोल नहीं बन गया क्या? अरे ये तो विद्युत द्विध्रुव बन गया ना। और ये इसके बीच वाली रेखा, ये तो विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष बन गई ना। और विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष के ऊपर विद्युत विभव की वैल्यू 0 होती है। निश्चित रूप से 2 ऑप्शन मिल गए भाई, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। चलिए फिर भी देख लेते हैं। केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ विद्युत विभव घटता है। ना, विद्युत विभव तो 0 ही हो गया, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। विद्युत क्षेत्र आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत होता है। विद्युत क्षेत्र
इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत होता है। ना, विद्युत क्षेत्र तो इसकी दिशा के संगत आएगा, माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश के विपरीत दिशा में आएगा, ये नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विद्युत विभव है वो 0 है। अगला प्रश्न देखिए, चलिए, दो समान मात्रा के गोलों को ए व बी हैं, उनको समान किंतु विपरीत आवेश प्लस माइनस क्यू दिया जाता है। दो गोले हैं, समान मात्रा का मतलब है आकार के, ए और बी नाम है उनका, दोनों पर समान किंतु विपरीत प्रकृति का आवेश प्लस और माइनस क्यू दिया जाता है, तो क्या होगा? ये गोला है, ए नाम है इसका, ये गोला है, बी नाम है इसका, इनको आकार दोनों का समान है, दोनों को आवेश समान दिया जाता है। पहले वाले को प्लस ए दिया जाता है, दूसरे वाले को माइनस आवेश दिया जाता है। क्या होगा? ए की मात्रा बढ़ेगी यानी ए का आकार बढ़ेगा, बी की मात्रा बढ़ेगी यानी बी का आकार बढ़ेगा। ए की मात्रा नियत रहेगी, ए का आकार नियत रहेगा, या बी का आकार घटेगा। क्या होगा देखें, बताएं इस क्वेश्चन में क्या होना है? दो समान मात्रा के गोले हैं, यहाँ पे एक थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे देना चाहिए चालक गोले। क्या होना चाहिए? चालक गोले। आपने पढ़ा है चालकों को आवेश देने पर आवेश सरफेस पे जाएगा, आवेश सरफेस पे जाएगा तो चालकों के ऊपर बाहर की तरफ एक बल लगता है, बाहर की तरफ, और वो जो बाहर की तरफ लगने वाला बल है वो इसके आकार को बढ़ा देता है। तो अगर प्लस आवेश होगा तो वो सारे के सारे आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके बाहर की तरफ जाना चाहेंगे तो आकार बढ़ेगा। बी के ऊपर यदि माइनस आवेश दे दिया जाए तो माइनस आवेश भी तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, तब भी इसका आकार बढ़ेगा, यानी ए और बी दोनों का आकार बढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके आंसर जो हैं वो ए की मात्रा बढ़ेगी और बी की मात्रा बढ़ेगी। दो ऑप्शन हो जाएंगे आपके पास। क्लियर है? आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर दो ऑप्शन होंगे, ए वाला भी होगा और बी वाला भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है? बी भुजा वाले घन के प्रत्येक कोने पर क्यू आवेश रखा गया है, घन के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? बताओ भैया। बी भुजा का एक आपके पास घन है, आपके पास एक घन बन गया, हर एक कोने के ऊपर आपके पास आवेश रखा गया है, सारे के सारे आवेश प्लस क्यू हैं, भुजाएं बराबर हैं, तो सारे के सारे विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगेंगे। परिणाम स्वरूप यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। नहीं आया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी? 0 आएगी। चाहे घन हो, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे घनाभ हो, यदि उसके सभी सिरों के ऊपर आवेश बराबर है तो केंद्र के ऊपर विद्युत क्षेत्र हमेशा 0। अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल कह रहा है निम्न चित्रों में से कौन सा चित्र सही है? सही चित्र फाइंड आउट करना है। पहला पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दे रखा है, बीच में कोई धातु का गोला दे रखा है, सेम सब के अंदर बीच में धातु का गोला ही रखा हुआ है, प्लस माइनस आवेश रखा गया है, केवल विद्युत बल रेखाओं की स्थितियां यहाँ पे दे रखी हैं। बताइए कौन सा चित्र सही है? इनमें से कौन सा चित्र सही है? किसी एक सही चित्र को फाइंड आउट करना है, जल्दी बताएं, सोच के बताओ। देखें क्या पहला चित्र सही है? क्या पहला चित्र सही है? क्या देखो पहले चित्र के अंदर क्या हो रहा है कि प्लस आवेश से विद्युत बल रेखा बाहर निकल रही हैं। ये धातु का गोला है, इसके अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। आप जानते हैं धातु के गोले के अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, इसलिए कोई बल रेखाएं भी यहां पर नहीं होंगी और दिखाई भी नहीं गई हैं। वेरी गुड। तो क्या होगा? उसके बाद में नेगेटिव चार्ज की अंदर की तरफ जा रही हैं, ये भी दिशा ठीक है। अगला, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होना चाहिए, अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होना चाहिए, अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो बाकी के सारे डायग्राम गलत हैं। इसका जो डायग्राम सही होगा वो आपका फर्स्ट डायग्राम होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर राइट हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझना है इसको। अब इसमें एक डायग्राम और ऐसे भी बना सकता था, कैसे कि ये धातु का गोला है, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू चार्ज है, ऐसे भी बना सकता था ऐसे। तो इसके अंदर भी यहाँ पे विद्युत क्षेत्र तो अंदर दे ही नहीं रखा, अंदर से बल रेखाएं नहीं जा रही, लेकिन ये बल रेखाएं हैं वो इस गोले के पृष्ठ के लंबवत एंटर करनी चाहिए। विद्युत क्षेत्र हमेशा किसी भी चालक पृष्ठ की सतह के लंबवत ही प्रवेश करता है और लंबवत ही निर्गत होता है। चलिए अगला प्रश्न। दो चालक गोलों की त्रिज्याएं ए और बी हैं।
दो चालक गोले हैं, उनकी त्रिज्याएं a तथा b हैं, उन्हें समान आवेश से आवेशित किया गया है, आवेश उनका समान है। अभी प्रश्न पढ़ा था आपने इससे पहले, विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। दो चालक गोले हैं, त्रिज्याएं ए बी हैं, समान आवेश से आवेशित किया गया, सतह पर विद्युत क्षेत्र का अनुपात क्या होगा। जल्दी बताओ फटाक से, जल्दी, कोई कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए। आवेश बराबर है सर, आवेश बराबर है, आवेश बराबर है तो फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू अपॉन पहले की त्रिज्या ए स्क्वायर और भाग लगा दो के क्यू अपॉन दूसरे की त्रिज्या बी स्क्वायर। के क्यू गया, बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। ऑप्शन क्या हो गया आपका ए। वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन, दो चालक गोलों की त्रिज्याएं ए एवं बी है, उन्हें समान पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेशित किया गया है। अरे ये तो क्वेश्चन तो सेम जैसा आ गया ना, मुझे तो लगता है कि कहीं गलती से दूसरा प्रश्न नहीं दे दिया हो। दो चालक गोले ए और बी हैं, इनके पृष्ठ आवेश घनत्व समान। हाँ, पिछले में तो आवेश समान दे रखा था, क्यों समान दे रखा था, अब की बार आवेश घनत्व समान दे रखा है। इनकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या होंगी। चालक की सतह के ऊपर विद्युत क्षेत्र कितना होता है आवेश घनत्व के रूप में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए आंसर बताओ, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा क्या, 1:1 होगा क्या, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर या बी अनुपात ए। जल्दी बताओ। जब आपको समान आवेश दे रखा हो तब तो बी स्क्वायर अनुपात ए स्क्वायर हो जाएगा, उल्टी त्रिज्याओं का अनुपात हो जाएगा। बट उल्टी त्रिज्याओं का अनुपात अगर आपको पहले बी दे दिया और बाद में ए दे दिया तो ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर भी आप लिख सकते थे उस क्वेश्चन के अंदर, पर यहां पे तो आपको आवेश घनत्व समान दे रखा है। चलिए सर, आवेश घनत्व समान होगा तो पृष्ठ के ऊपर आवेश घनत्व सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि दूरी पर डिपेंड नहीं करता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी 1:1। क्या हो जाएगी, 1:1। वेरी गुड, बी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा अपने द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के निरक्ष के ऊपर जो ई की दिशा है और पी की दिशा है क्या होती है, समांतर, विपरीत दिशा में, लंबवत या कोई नहीं। जल्दी बताओ। डाइपोल के निरक्ष की दिशा ऊपर किसी बिंदु पर ई की दिशा और पी की दिशा क्या होती है। फॉर्मूला याद है क्या आपको। सर फॉर्मूला तो याद है, क्या होता है, ई वेक्टर बराबर माइनस के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। अरे वाह, माइनस आ गया ना, विपरीत दिशा होगी, डाउट कहाँ है इसमें। तो आप लोग जानते हैं एक्स के ऊपर विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों की सेम, ई की और पी की दिशा सेम, निरक्ष के ऊपर ई और पी की दिशाएं विपरीत। क्वेश्चन क्लियर, बोलो विपरीत दिशा में क्या होगा, विपरीत दिशा में। वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए, विद्युत द्विध्रुव के लिए, डाइपोल के लिए विद्युत क्षेत्र E और दूरी R एक दूसरे पर किस प्रकार निर्भर करते हैं। अरे वाह, E में और R में, E में और R में रिलेशन क्या पड़ा है। E में और R में, E है वो कई जगह अलग अलग तरीके से बिहेव करती है, तो फॉर्मूला याद होगा तो बता पाएंगे आप। बताइए। E समानुपाती 1/r, E समानुपाती 1/r², 1/r³, 1/r4। ध्यान दें द्विध्रुव दे रखा है, जल्दी बताओ क्या होगा। फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन भी याद हो जाएगा। चलो अभी पढ़ा था भाई, अरे पिछले क्वेश्चन में तो पढ़ा है, E बराबर KP अपॉन R³। एक्स पे लेओगे तो 2 लगेगा, निरक्ष पे लेओगे तो माइनस लगेगा। मुझे तो केवल R के साथ E का रिलेशन ही तो पूछना है, तो E समानुपाती 1/r³ हो गया ना। सी ऑप्शन इज क्लियर। डाउट, नो डाउट। ओके, वेरी गुड। चलिए आगे। R मीटर त्रिज्या के गोलीय चालक पर Q आवेश का कूलाम का आवेश है, ठीक है। एक कोई गोला है R मीटर त्रिज्या का, उसकी सतह पे Q आवेश दे दिया, बहुत बढ़िया। गोले के पृष्ठ से, सतह से A मीटर की दूरी के ऊपर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, जल्दी बताओ। पहला ऑप्शन 0, KQ अपॉन R+A का होल स्क्वायर।
के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। क्या होगा, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। आर मीटर त्रिज्या का गोलीय चालक, उसकी सतह से एक कुलाम आवेश दिया गया है सतह के ऊपर, बढ़िया। पृष्ठ से ए मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। आवेश कहां चाहिए तुम्हें, पृष्ठ के ऊपर? नहीं 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 सर, पृष्ठ से तो ए मीटर की दूरी है। अच्छा तो केंद्र से दूरी कितनी होगी, केंद्र से दूरी कितनी हुई, अरे त्रिज्या आर है, सतह से दूरी ए है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई सर, आर प्लस ए। अरे यही तो फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर होता है। स्मॉल आर कितना हो गया, इन दोनों का जोड़ हो गया, इन दोनों का जोड़ कितना हुआ, आर प्लस ए का होल स्क्वायर हो गया। डाउट कहां है भैया। चलिए, कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ने पर आवेश उत्पन्न होता है। कांच की छड़ है, उसको सिल्क से रगड़ने पर कैसा आवेश उत्पन्न होता, किस पर पूछ रहा भाई, कांच की छड़ पे पूछ रहा है कि सिल्क पे पूछ रहा है। चलो चलो ऑप्शन बता देता हूं, क्वेश्चन की बात करेंगे। धन विद्युत आवेश, ये तो नहीं होगा। ऋण विद्युत आवेश, चलो धन और ऋण दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये तो साल तीनों स्थितियां दे दी। कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ने पर कैसा आवेश उत्पन्न होता है, किस पे पूछ रहा है भाई, कांच की छड़ पूछ रहा है कि सिल्क पूछ रहा है, दोनों पे पूछ रहा है। कांच की छड़ पे कितना होगा और सिल्क पे कितना होगा, दोनों पे अपोजिट चार्ज। इसका मतलब धनावेश भी उत्पन्न होगा और ऋणावेश भी उत्पन्न होगा। डाउट बोलो। चलिए शाबाश। विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है कौन से नियम के द्वारा, विद्युत आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल है वो किस आवेश के, किस नियम के द्वारा दिया जाता है, फैराडे के नियम, ना, कूलाम का नियम, हाँ सुना सुना सा लगता है। लाप्लास का नियम, नो वे। गॉस का नियम, गॉस का नियम तो फ्लक्स के लिए है। फैराडे का नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए है जो आगे आएगा। कूलाम का नियम हो जाएगा। क्या आंसर है इसका, शाबाश, बहुत सारे लोगों ने इसका सही आंसर दिया है, कूलाम का नियम, वेरी गुड। आगे चलते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन चल रहा है आपका। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को दुगुना कर दिया जाए तो बल कितना हो जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छा प्रश्न है। F बराबर क्या होता है, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। दूरी दुगुनी कर दी जाए तो 2r का होल स्क्वायर, 1/2 गुना, 2 गुना, 1/4 गुना या फिर 4 गुना, क्या हो जाएगा, अभी तो पढ़ा है। F बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। Q1 Q2 बराबर ले लिया ना मैंने, अरे के Q1 Q2 होता है लेकिन Q1 Q2 को बराबर ले लिया तो स्क्वायर तो लगेगा, ठीक है। आर का स्क्वायर, पहले आर का स्क्वायर है, फिर कितनी, त्रिज्या को 2 गुना, दूरी को 2 गुना कर दिया तो 2r का स्क्वायर, यानी ये तो 4 हो गया, बट्टा में कितना हो जाएगा 1/4 गुना। शाबाश। लास्ट क्वेश्चन, एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के तुल्य होता है। एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के तुल्य होता है, मुझे नहीं पता, आंसर बोलो। एक इलेक्ट्रॉन 1.6 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन, 6.25 10 की पावर 18, 9.1 10 की पावर -31। जल्दी करो। एक कूलाम आवेश, क्वेश्चन पढ़ा है आपने क्या, Q = NE। Q का मान कितना, एक कूलाम, E का मान कितना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10 की पावर -19। मुझे क्या चाहिए, N की वैल्यू। आपकी बुक का पहला एग्जाम्पल, राजस्थान बोर्ड की बुक का पहला एग्जाम्पल, E का भाग लगा दीजिए, 1/1.6 10 की पावर -19। क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ। याद होना चाहिए कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरीके से विद्युत क्षेत्र से जुड़े हुए आज अपन ने बहुत सारे प्रश्नों के ऊपर डिस्कशन किया है। अगर आप ये कम से कम इतने क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले विद्युत क्षेत्र के जो प्रश्न हैं वो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।